हेलो एवरीवन, स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट। ठीक है, तो बेसिक पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो पहला हमें पढ़ना है परमाणु भार या द्रव्यमान भार। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है हमें पढ़ना है अणु भार। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा संयोजकता। तो आज के वीडियो में बस यही 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वो भी देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। ठीक है, तो जहाँ तक कवर होगा वहाँ तक कवर किया जाएगा, बाकी कल के वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान भार। ठीक है, क्या होता है परमाणु भार या द्रव्यमान भार? ठीक है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट को सेट करके रखा गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन को रखा गया है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हीलियम को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे लिखा जो संख्या लिखा रहता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर जो संख्याएं लिखी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसे हीलियम में यहाँ पे 2 लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये भी इसका क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक तो हमें पता हो गया कि ये परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु भार क्या होता है? आपको इसके नीचे यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, 1.0 में समथिंग में होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है? इसका जो होता है समथिंग में 4 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा वो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि परमाणु क्रमांक कहाँ पे होता है और कौन सा होता है, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एलिमेंट देखने को मिलेंगे उनको किसके आधार पर रखा गया है? उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। ठीक है, यानी उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। अब आपको याद करने के लिए आसानी होगी इसलिए उसे परमाणु क्रमांक में इससे मतलब कि एक तरीके से रखा गया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं परमाणु भार निकालते कैसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको परमाणु क्रमांक याद नहीं होता है। देखिए 1 से लगाकर 30 तक के पीरियोडिक टेबल आपको याद होने चाहिए। यानी 1 से लगा करके 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, साथ में उसके सैंबल भी याद होने चाहिए, तत्व का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब तत्व का नाम याद हो सकता है, परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार निकाला कैसे जाएगा? इसका सबसे आसान तरीका है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है। ठीक है, अब क्लोरीन का आपने परमाणु क्रमांक याद कर लिया कि 17 होता है। चलिए ठीक है, इसको आपने याद कर लिया कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। ऑक्सीजन का मान लेते हैं, कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई और तत्व ले लीजिए, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। आपको इसके परमाणु क्रमांक तो याद है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वैसे बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, सम संख्या होगा जैसे सम संख्या, परमाणु क्रमांक यदि क्या हो? सम हो, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? 2n होता है। ठीक है, अगर संख्याएं विषम संख्या हो,
जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब संख्याएं आए तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा 2n+1। ठीक है, अब सम संख्या के लिए निकालते हैं। जैसे सम संख्या में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु क्रमांक तो हमें पता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। अब इस फार्मूले में n जो है हमारा वो क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, यानी इस फार्मूले में n क्या है, परमाणु क्रमांक। इस फार्मूले में भी n जो होगा वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक ही होगा। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, परमाणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू n की जगह पे हम क्या करेंगे, यानी कि 8 को रख देंगे, या फिर ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है, तो ये इसका कितना आ जाएगा, परमाणु भार 8 दूना 16, यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु भार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लोरीन के लिए निकालते हैं। ठीक है, क्लोरीन के लिए निकालते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17। ठीक है, तो इसके लिए इस फार्मूले में n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 17 रख देंगे। ठीक है, 2 इंटू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलिए 17 दूना कितना हो जाएगा 34 और 1 की कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो क्लोरीन का जो परमाणु भार जो होगा वो कितना होगा 35.5 समथिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इसमें केवल क्या करेंगे 35 ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है परमाणु भार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि परमाणु भार आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी तत्व दे रखा है आपको, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या है तो परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी कैसे, इस फार्मूले से। ठीक है, अगर विषम हो तो ये, सम हो तो। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अणु भार। ठीक है, अगला टॉपिक आता है अणु भार। अब देखिए अणु भार क्या होता है। ठीक है, यानी देखिए दो तत्व जैसे हम ले लेते हैं Na और दूसरा ले लेते हैं Cl। ठीक है, ये दोनों क्या है, परमाणु है, यानी Na क्या है, परमाणु है, और Cl क्या है, परमाणु है। अब इन दोनों परमाणु को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे हम इन दोनों परमाणु को क्या करते हैं Na प्लस Cl को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा NaCl, यानी ये दोनों क्या है, परमाणु है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर क्या बना, एक अणु बन गया। ठीक है, यानी NaCl क्या हो गया, एक अणु हो गया, यानी ये भी क्या है परमाणु, ये भी क्या है परमाणु, ये क्या हो जाएगा अणु। ठीक है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, एक अणु का फॉर्मेशन होता है या फिर एक अणु बनता है। ठीक है, अब इस अणु का हमें क्या करना है, इसका भार निकालना है। ठीक है, अणु भार निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए Na हमारा है, Cl है। ठीक है, Na का जो परमाणु भार होगा इसका हम परमाणु भार और Cl का जो परमाणु भार होगा इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी Na और Cl के परमाणु भारों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, अणु भार कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं, वैसे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, निकाल लीजिएगा, किस फार्मूले से निकालेंगे, 2n। वैसे Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 2n+1 लगेगा। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, Cl का होता है 17, तो इसके लिए भी क्या लगेगा 2n+1। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 23। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो Cl का कितना होता है, Cl का भी निकाला गया है यहाँ पे 35, कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए 58, यानी NaCl का अणु भार जो होगा वो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, तो आपको पता चल गया अणु भार कैसे निकाला जाए। ठीक है, अणु भार कैसे निकाला जाएगा,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। जैसे अब आप कहोगे कि केवल दो ही एलिमेंट को मिलाया जा सकता है, दो ही तत्वों को मिलाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। तत्व बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट नहीं हो सकता है, एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे एक और एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे H2SO4। अब यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, 3 परमाणु देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका भी हम क्या करेंगे, अब यानी ये 3 परमाणु मिलके क्या किए हैं, एक अणु का निर्माण किए हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अणु भार निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हर जगह परमाणु भार क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इनटू, अब देखिए हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी आपको जिस भी अणु में जितने परमाणु की संख्या होगी उतना आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसके द्रव्यमान से उतने संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सल्फर का कितना होता है, देखिए सल्फर का जो होता है भाई वो 16 होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। अब 16 क्या है, हमारा सम संख्या है, यानी 16 जो है वो क्या है, सम है। अब सम के लिए आपको बताया गया था कि कौन सा फार्मूला लगेगा, 2n, ठीक है। तो 2 × 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो ये सल्फर के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, परमाणु भार कह लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 32। प्लस अब देखिए ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है, ठीक है। अब 8 जो है वो क्या है, ये भी सम है, सम के लिए यही फार्मूला आपको लगाना है, 2n, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 × 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 16, यानी ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, यानी 2 में 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 2 प्लस 32 प्लस 16 में 4 से करेंगे कितना होगा, 64, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 और 2 6 2 8, 6 और 3, यानी इसका जो यानी H2SO4 का जो परमाणु अणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 98, यानी इसको हम कह लेंगे अणु द्रव्यमान, ठीक है। यानी H2SO4 का अणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 98, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है यानी परमाणु द्रव्यमान और अणु भार, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।